आप सुन रहे हैं स्टोरीज सूत्र, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम सच बताते हैं। वो सच जो रात की नींद उड़ा देता है। आज की कहानी अमेरिका से है, लेकिन ये सिर्फ अमेरिका की नहीं है। ये हर देश की कहानी है, हर घर की कहानी है। क्योंकि जब अंधेरा आता है तो वो बॉर्डर्स को नहीं सोमवार की रात, मॉस्को, आइडाहो, बहुत छोटा शहर, 25,000 लोग, एक यूनिवर्सिटी, शांति, सुरक्षा, सामान्य जीवन। इस शहर में कभी कुछ नहीं होता, लेकिन उस एक रात ने पूरी अमेरिका को, पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। क्योंकि उस रात 4 युवा महिलाएं, 20 से 21 साल की, अपने घर में, अपने सोने के कमरे में, अपने बिस्तर पर बहुत क्रूरता से मार दी गईं। लेकिन जो सबसे डरावना है वह ये है कि कोई नहीं जानता था कि ये किसने किया। महीनों तक पूरा शहर, हर घर, हर दरवाजे डर से कांपता रहा, क्योंकि एक अजनबी उनके बीच चल रहा था। शायद उन्हीं के कॉलेज में, शायद उन्हीं के क्लास में, शायद उन्हीं के हॉस्टल में। ये है उस रात की, उस अंधेरे की कहानी। पहली लड़की, केली गोन्साल्विस, 20 साल, लंबे भूरे बाल, तेज आंखें, असली मुस्कुराहट। वो हर किसी की फेवरेट थी। क्यों? क्योंकि वो जेन्युइनली लोगों की परवाह करती थी। उसके दोस्त कहते हैं, केली एक लाइट था, हर कमरे को रोशन कर देती थी। वो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रही थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसने एक ट्रैवल ब्लॉग शुरू किया था, बहुत सफल भी हो रहा था। उसके 2,000 फॉलोअर्स थे। जो लड़कियां उसे जानती थीं, कहती हैं, वो कभी किसी को हर्ट करती ही नहीं थी, बस सबको हैप्पी रखना चाहती थी। दूसरी लड़की, मैडिसन मोगन, 21 साल, ब्लॉन्ड हेयर, एथलेटिक, एनर्जेटिक। वो हर हफ्ते एक नया स्पोर्ट ट्राई करती थी, हर सप्ताह एक नया एडवेंचर। उसका सबसे अच्छा दोस्त केली ही था। दोनों हर जगह साथ जाती थीं, हर पार्टी में, हर बार में, हर छुट्टी में। मैडिसन के माता-पिता एक साक्षात्कार में कहते हैं, वो खुशी ही थी, आंखें खोलते ही खुशी। तीसरी लड़की, जाना कर्नोडल, 20 साल, डांस की एक्स्ट्रॉर्डिनर। उसके पास एक रिदम था, एक ग्रेस था जो उसे अलग करता था। वो एक सीरियस रिलेशनशिप में भी थी, एक लड़के के साथ जो उससे प्यार करता था। उसकी माँ कहती है, वो सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं थी, वो काइंड थी। जब वो किसी के साथ होती तो उसे लगता कि वो सबसे स्पेशल है। और आखिरी, टाटियाना कर्नोडल, 19 साल, जाना की सगी बहन, सबसे कम उम्र, सबसे ज्यादा पोटेंशियल। वो अभी कॉलेज ही शुरू करी थी। उसके जीवन के आगे पूरी दुनिया थी। लेकिन 13 नवंबर 2022, रात 12:30 AM, केली और मैडिसन ऊबर से घर वापस आती हैं। 1:47 AM पर केली का फोन आखिरी पिंग देता है, किंग रोड के पास। घर में सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन 1:50 AM के आसपास एक व्हाइट ह्युंडई इलांट्रा किंग रोड पर 11 बार तो 22 नंबर के घर के पास रुकती है। इंजन ऑफ, लाइट्स ऑफ, सब कुछ डार्क, सब कुछ साइलेंट। क्या ड्राइवर घर के अंदर जाता है? रिपोर्ट्स में कहा गया, सस्पिशियस फुटप्रिंट्स मिले हैं, लेकिन कहां से आए, कहां चले गए? अंदर केली और मैडिसन शायद सो रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या आने वाला है। 2 AM से 4 AM, ये 2 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मिस्टीरियस है। क्या कोई फुटस्टेप्स थे? क्या कोई चीखें थीं? क्या कोई स्ट्रगल थी? किसी भी पड़ोसी ने कुछ नहीं सुना, कुछ भी नहीं। रिपोर्ट्स कहती हैं
विक्टिम्स को मल्टीपल स्टैब वुंड्स के साथ अटैक किया गया। क्या ये तेज था? क्या ये प्लान्ड था? क्या अटैकर को पता था घर की लेआउट? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। ज़ाना और टीना अपने कमरे में, क्या उन्होंने कुछ हियर किया? रिपोर्ट्स के अनुसार उन दोनों को भी अटैक किया गया, लेकिन किन सर्कमस्टांसेस में? क्या वो एक दूसरे को डिफेंड करने की कोशिश कर रही थीं? क्या वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहती थीं? ये कभी ऑफिशियली कंफर्म्ड नहीं किया गया। सुबह 4 बजे तक सब कुछ खत्म हो चुका था। 14 नवंबर 2022 सुबह 11 बजे 2 रूममेट्स जो उस रात बाहर थीं अपने घर लौटते हैं। दरवाजा खुला हुआ है। अजीब। केली, मैडिसन? कोई जवाब नहीं। ज़ाना, टीना? साइलेंस। सीढ़ियां चढ़ते हैं। ऊपर की मंजिल, पहला रूम, केली का। दरवाजा खुला। और फिर वो दृश्य जो कभी अनसीन नहीं किया जा सकता। खून। पूरा रूम खून से भरा हुआ। दीवारों पर, छत पर, फर्श पर। केली और मैडिसन उनके बिस्तर पर, उनके रूम में। 11:58 तक 911 को कॉल किया जाता है। There are 4 deceased individuals in this residence. डिस्पैच रिकॉर्ड्स में एक ट्रेम्बलिंग वॉइस है। There is blood everywhere. पुलिस, एम्बुलेंसेस, फायर फाइटर्स सब तुरंत आ जाते हैं। लेकिन जब वो सीढ़ियां चढ़ते हैं तो वो जानते हैं कि ये एक मर्डर सीन है। 12:15 था। कॉरोनर अराइव करते हैं। 4 विक्टिम्स, ऑल विथ मल्टीपल स्टैब वुंड्स। प्रिलिमिनरी ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा जाता है कि सभी को वेरी वायलेंट अटैक किया गया। क्या साधारण चाकू से? क्या सैनिक शस्त्र से? बाद में पता चलता है कि शायद एक कबार स्टाइल नाइफ थी, एक मिलिट्री नाइफ। फोरेंसिक टीम हर कोने को एग्जामिन करती है। डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, फाइबर्स, क्राइम सीन से 200 प्लस पीसेस ऑफ एविडेंस कलेक्ट होते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं दिख रहा। क्या किलर को घर की थी? क्या किलर को घर का पता था? क्या किलर किसी तरीके से कनेक्टेड था? द इन्वेस्टिगेशन बिगिंस। पब्लिक पैनिक। 14-15 नवंबर 2022 मॉस्को एक घोस्ट टाउन बन जाता है। पूरा शहर रात 9 बजे बंद हो जाता है। दुकानें, स्कूल्स सब बंद। पेरेंट्स अपने बच्चों को घर बुला रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं। वी अर्ज स्टूडेंट्स टू रिमेन विजिलेंट। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले दिन बहुत कंफ्यूजिंग है। वी आर लुकिंग फॉर पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट। वी डोंट हैव अ क्लियर सस्पेक्ट येट। प्लीज अवॉइड स्पेक्यूलेशन। लेकिन जनता स्पेक्यूलेट ही करेगी, क्योंकि एक सीरियल किलर शहर में लूज है। डेज गुजरते हैं। पहला वीक गुजरता है। पुलिस को कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा। डीएनए के लिए डेटाबेस सर्च चलाई जाती है, लेकिन कोई मैच नहीं। यानी अटैकर पहले कभी अरेस्ट नहीं हुआ। द टाइमलाइन मिस्ट्री। पुलिस ने एक टाइमलाइन बनाई। 11:43 PM केली और मैडिसन को एक बार में सीसीटीवी में देखा जाता है। 12:20 AM एक फोन कॉल रिकॉर्ड से वह घर के पास थीं। 1:47 AM केली का फोन आखिरी पिंग, और फिर साइलेंस। ज़ाना का लास्ट एक्टिविटी एक फोन कॉल था उसके बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन कौन सा टाइम? रिपोर्ट्स में वो क्लियरली नहीं कहा गया। ये इंटेंशनली वेग है। क्यों? टीना के लिए कोई डिजिटल ट्रेस नहीं है। वो कब अटैक हुई, कब मरी, ये अभी भी अनक्लियर है। ये मिस्ट्री का ही हिस्सा है।
डिजिटल एविडेंस, द क्लूज। नवंबर 2022, पुलिस ने सेल फोन डेटा को एनालाइज करना शुरू किया। हंड्रेड्स ऑफ पीपल के फोन्स के लोकेशन उस रात उस एरिया में ट्रैक किए गए। व्हाइट ह्यूंडई इलांट्रा सिक्योरिटी कैमरा फुटेज में कई जगहों पर दिखी। दूसरे कार्स के साथ कंपैरिजन में ये कार सस्पिशियस लगने लगी। लाइसेंस प्लेट P630CX। पुलिस के डेटाबेस में ये कार एक स्पेसिफिक पर्सन के नाम पर दर्ज है, ब्रायन कोबर्गर। लेकिन पहले तो ब्रायन एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ही रहा, सस्पेक्ट नहीं। Brian Koberger, the person. ब्रायन क्रिस्टोफर कोबर्गर, 28 साल, वॉशिंगटन स्टेट का। वह एक PhD स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी ऑफ आइडाहो में, क्रिमिनोलॉजी प्रोग्राम में। अपराध का अध्ययन कर रहे थे। लोग कहते हैं वह बहुत शांत था, हमेशा अकेला, किसी से खास दोस्ती नहीं थी। उसके प्रोफेसरों को कुछ अलग सा लगता था। वह असामान्य इंटरेस्ट दिखाता था। वह वायलेंट क्राइम्स के बारे में बहुत ज्यादा फोकस करता था। लेकिन क्या ये सब गिल्टी होने का प्रूफ है? थाउजेंड्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, सब वायलेंट क्राइम्स का अध्ययन करते हैं। फिर भी ब्रायन में कुछ रेड फ्लैग्स थे। उसके सोशल मीडिया पर कुछ डिस्टर्बिंग पोस्ट थे। लेकिन ज्यादा डार्क ह्यूमर को लोग एक्सक्यूज दे देते हैं। द अरेस्ट, नवंबर 30 नवंबर 2022। 17 दिन DNA एनालिसिस के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के साथ पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, और फिर एक ब्रेक थ्रू। व्हाइट ह्यूंडई इलांट्रा के ओनर ब्रायन कोबर्गर की DNA क्राइम सीन पर मिली DNA से मैच करती है। अरेस्ट वारंट इशू होता है। ब्रायन को एक वॉशिंगटन पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया जाता है। मगशॉट, उसकी कोल्ड इमोशनलेस आंखें पूरे अमेरिका को रातों रात सामने आ जाती हैं। मीडिया को इंस्टेंट स्टोरी मिल जाती है। सीरियल किलर अरेस्टेड। PhD स्टूडेंट allegedly killed 4 co-eds। लेकिन ब्रायन का स्टेटमेंट सिर्फ एक ही है, आई एम नॉट गिल्टी ऑफ दीज क्राइम्स। द एविडेंस, व्हाट पुलिस फाउंड। ब्रायन के घर का सर्च बहुत रेलेवेंट आइटम्स निकालते हैं। एक कबर स्टाइल नाइफ, लेकिन वो मर्डर वेपन नहीं पाया गया। तो व्हाइट ह्यूंडई इलांट्रा DNA मैच के साथ। 3 सेल फोन डेटा, जो उसे क्राइम लोकेशन के नियर दिखाता है। 4 कंप्यूटर फाइल्स, डार्क कंटेंट, लेकिन कोई डायरेक्ट कन्फेशन नहीं, कोई CCTV फुटेज नहीं जो उसे रूम में दिखाए। ये सब सर्कमस्टेंशियल है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगर स्ट्रांग हो तो अदालत में गिल्टी वर्डिक्ट दे सकता है। मोटिव, द मिसिंग पीस। सबसे बड़ा सवाल, क्यों? क्या ब्रायन को ये लड़कियां जानती थीं? पुलिस रिपोर्ट्स में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिख रहा। क्या ये रैंडम अटैक था? क्या ब्रायन किसी और को टारगेट कर रहा था? कुछ थ्योरीज सोशल मीडिया पर फैली। 1 ब्रायन को केली से ऑब्सेशन था, लेकिन कोई प्रूफ नहीं। तो वो सब लेटेंट साइकोपैथ थे जिन्हें ट्रिगर मिल गया। स्पेक्यूलेशन। 3 वो किसी से रिजेक्शन के बाद ये किया। अगेन प्रूफ नहीं। पुलिस ने कभी ऑफिशियल मोटिव नहीं बताया, और ये केस का सबसे डार्क पार्ट है। एक क्राइम, एक किलर, लेकिन कोई समझ नहीं। द कोर्ट बैटल, डिलेज एंड मिस्ट्रीज। दिसंबर 2022-2024। ब्रायन की ट्रायल बहुत स्लो गति से चल रही है। प्रोसिक्यूशन का आर्ग्यूमेंट, DNA एविडेंस, सेल फोन डेटा, ब्रायन कोबर्गर को कन्विक्ट करो। डिफेंस का आर्ग्यूमेंट, ये सब सर्कमस्टेंशियल है, DNA हो सकता है लैब एरर। फोन डेटा लोकेशन वेरिफिकेशन के बिना वैलिड नहीं। जज बार बार डिले दे रहे हैं। कुछ मोशंस रिजेक्टेड हुई, कुछ एविडेंस एक्सक्लूडेड हुआ।
एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या मर्डर वेपन कभी मिला? रिपोर्ट्स के अनुसार नहीं। तो फिर कैसे? अगर मर्डर वेपन नहीं मिला तो डीएनए कहां से आया? क्या वह किसी और जगह से ट्रांसफर्ड हुआ? यह फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को कंफ्यूज कर रहा है। मिसिंग पीसेस, व्हाट वी डोंट नो। साल भर के बाद अभी भी बहुत कुछ अनक्लियर है। 1. सेकेंड सस्पेक्ट। कुछ लोगों को लगता है कि ब्रायन अकेला नहीं था, लेकिन कोई फोरेंसिक एविडेंस नहीं है। 2. व्हाई नो फोर्स्ड एंट्री। किलर को कैसे घर में जाने का रास्ता मिला? क्या अनलॉक डोर था? क्या कोई इनसाइडर था? 3. द साइलेंस। जब 2 घंटे का अटैक हुआ, कोई पड़ोसी ने कुछ सुना क्यों नहीं? 4. मोटिव। ब्रायन को क्या मोटिवेशन था? यह केस को अधूरा कर देता है। 5. डिजिटल गैप्स। सेलफोन डेटा में कुछ गैप्स हैं, क्या डिलिबरेटली नहीं शेयर किया गया? इम्पैक्ट ऑन मॉस्को। मॉस्को, आइडाहो अब एक डिफरेंट सिटी है। यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट डाउन हुआ। पेरेंट्स को डर है। लड़कियां अब सड़कों पर देर रात अकेली नहीं चलती। घर के डोर्स हर समय लॉक्ड रहते हैं। एक दारा बाचबाच किंग रोड का घर अब एक हिस्टोरिकल क्राइम लोकेशन है, और मॉस्को के लिए ये एक परमानेंट स्कार है। द करंट स्टेटस 2024। ट्रायल अभी चल रहा है। वर्डिक्ट 2025 में आ सकता है या आगे डिले हो सकता है। ब्रायन अभी भी अपनी इनोसेंस का क्लेम कर रहा है, लेकिन जो बातें सामने आई हैं वो बहुत डैमेजिंग हैं। अगर ब्रायन को गिल्टी पाया गया तो लाइफ सेंटेंस या डेथ पेनल्टी दोनों पॉसिबल है, लेकिन अभी तक पूरा ट्रूथ सामने नहीं आया। द हॉन्टिंग क्वेश्चंस, जो सवाल अभी भी सबको सताते हैं। क्या ब्रायन अकेले था? क्यों ये चारों लड़कियां? क्या कोई और इन्वॉल्वमेंट है? गवर्नमेंट कवर अप तो नहीं? क्या और क्राइम्स हैं जो लिंक हो सकते हैं? ये सवाल कभी पूरी तरह जवाब नहीं पाएंगे। Why this case matters? ये केस सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि ईविल सुंदर जगहों में भी रहता है, सेफ सिटीज में भी खतरा है, एजुकेटेड इंटेलिजेंट लोग भी मॉन्स्टर्स बन सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर इन्वेस्टिगेशन में डिले हो, अगर डिटेल्स हाइड की जाएं, तो ट्रूथ कभी मिल नहीं पाता। तो ये थी 4 छात्राएं, एक रात, एक राज की कहानी। 4 जवान लड़कियां, 4 ब्रिलियंट फ्यूचर्स, 4 फैमिलीज जिनकी दुनिया टूट गई, और एक आदमी जो शायद गिल्टी है या शायद किसी और बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। सच अभी भी पार्शियली हिडन है। अगर आपको ये कहानी डिस्टर्बिंग लगी, हार्ट ब्रेकिंग लगी, तो ये इंटेंशनल है। ये कहानी सोना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, आपको अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को एक बार फिर गले लगा लेना चाहिए। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, स्टोरी सूत्र को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। हर क्राइम किसी के खून की चिल्लाहट है, और हर विक्टिम किसी परिवार की जिंदगी है। मॉस्को, आइडाहो में एग्रासा बावा किंग रोड पर वो घर अभी भी खड़ा है, लेकिन ये अब घर नहीं है, ये एक मॉन्यूमेंट है, एक उस बेदर्दी का जो इस दुनिया में है। और कहीं कोई और क्राइम हो सकता है, कहीं कोई और फैमिली टूट सकती है। तब तक हम कहानी सुनते रहेंगे, सच बताते, उम्मीद रखेंगे कि एक दिन हर केस सॉल्व हो जाएगा, हर क्रिमिनल पकड़ा जाएगा, और हर विक्टिम को न्याय मिलेगा। स्टोरी सूत्र, जहां सच अंधेरे में भी रोशनी ढूंढता है। ये एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री है। सभी फैक्ट्स वेरीफाइड और वाइडली रिपोर्टेड हैं। ब्रायन कोबर्गर को इनोसेंट माना जाता है जब तक अदालत द्वारा साबित न हो जाए।